आना है जब आपको एरोमेटिक कंपाउंड देखना हो। तो बेटा मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज दिस कंपाउंड एरोमेटिक? मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपके व्यूज चाहता हूँ कि क्या आपको ये एरोमेटिक लगता है? टेक योर टाइम, आज काफी टाइम हमारे पास खत्म है बस जीओसी। क्या क्या कंडीशंस थी, कोई मेरे को ये बता दो एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं? सर प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए ओके, थर्ड और कंडीशन? सर कंजर्वेटिव sp2। मिक्स हो गया नेहा और शैली का, क्या होनी चाहिए? थर्ड कंडीशन बताओ कोई मेरे को, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सीधी बात, ठीक है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देख के बताइए कि क्या 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है? यस सर 10 है। 10 है, ठीक है बेटा। जब ऐसा केस होता है कि आपके पास दो रिंग्स आ जाती हैं, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि उनका जो कॉमन बॉन्ड है, उनका जो कॉमन बॉन्ड है उसे आप बीच में ना रख के किसी एक साइड ले आए। तो बेटा इसका अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ले आओ, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, और उसके बाद ये इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। दिस 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 एंड यहाँ पे डबल आया, तो यहाँ पे दिस एंड दिस, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, आपका जो कॉमन जगह थी वहां से आपने बॉन्ड हटा लिया, और फिर क्या करते हैं, पुट पुट या यूज 4n+2 रूल ऑन द पेरिफेरी। पेरिफेरी होते हैं बेटा किसी भी चीज की बाउंड्री को पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है। आपको 4n+2 रूल कहाँ पे लगाना है? बाउंड्री पे लगाना है, बीच के बाउंड्स नहीं काउंट करते, ठीक है। आप पेरिफेरी पे लगाएंगे कि अलोंग द बाउंड्री, क्या इसके पास, तो अब अलोंग द बाउंड्री क्या होएगा, ये वाला पार्ट। अलोंग द बाउंड्री आप पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो पहले क्या करना है, ओके, मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेक ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट कॉमन पाई बॉन्ड। कॉमन पाई बॉन्ड, जैसे इन दोनों रिंग के बीच में बेटा ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको रेजोनेंस से हटाया। अगर आप इसको बीच में रख के और फिर पेरीफेरी पे काउंट करते हो बेटा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और आप इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्योंकि यहाँ पे तो ये बताना इजी है, हो सकता है आपके पास कई सारी रिंग्स ऐसे करके जोड़ दी जाए, ठीक है। ऐसे करके आपको कई सारी रिंग जोड़ दें, और वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और फिर ये इसके बाद एक छोड़ के एक बॉन्ड छोड़ दिया। ऐसे करके अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरीफेरी के ऊपर काउंटिंग कर लोगे। यहाँ पे सब के अंदर तो रेजोनेंस नहीं आएगा, इस वाली रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं आ रहा है, पूरी के अंदर रेजोनेंस नहीं आ रहा है। किस किस में आ गए बेटा, रिंग नंबर 1 में, 2 में और 3 में, इन तीनों के अंदर। हाँ ठीक है, 4 में नहीं आ रहा है, 4 के अंदर सिर्फ यही एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा बेटा। 1 2 3 इन तीनों के पेरीफेरी के ऊपर आप कोशिश करेंगे कि पेरीफेरी के ऊपर मैं हकेल रूल लगाऊं। पेरीफेरी से पहले कोशिश कर लो कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसके अंदर से कॉमन जो आपके बॉन्ड्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। कॉमन बॉन्ड्स आपके रिमूव करने की आप कोशिश कर लो, ठीक है। एक सेकंड, कॉमन बॉन्ड्स रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो इस रिंग को यहीं पे रहने दे। ये वाला बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, दोबारा स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना पॉसिबल है। इसके यहाँ पे मैंने ये रिंग बना दी, दिस, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ यहाँ और यहाँ ले आऊँ,
1 2 3, और इस वाली में रेजोनेंस फिर भी ओके। अब यहाँ पे रेजोनेंस ये हो गया 1 2 3, और अब यहाँ पे ये वाला कॉमन बॉन्ड हटाना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपने एक कॉमन बॉन्ड जो है रिमूव कर लिया, एक कॉमन बॉन्ड आपने रिमूव कर लिया, और जो ये वाली रिंग थी, ये वाली रिंग को आपने एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसकी जो भी शेप है वॉट एवर जो भी बन रहा है ठीक है। अब आपने क्या देखा, पेरीफेरी के ऊपर आपने हकल रूल लगा के देखा, पेरीफेरी के ऊपर बेटा हकल रूल लगाओगे तो कितने हो जाएंगे, कौन सी पेरीफेरी पे लगाओगे, ये वाली पेरीफेरी, यहाँ की बाउंड्री के ऊपर आप हकल रूल लगाइए, बेटा आपको कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 और 4 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, आई गेस 4 इंटू 3 प्लस 2, तो ये वाला जो आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप पेरीफेरी के ऊपर लगाइए। 4 कैसा है? 4 बेटा 4n+2 वाला है ये, 4n+2, इसके अंदर n की वैल्यू 3 रख के मुझे देखो, 4n+2 के अंदर पहली वैल्यू 6 मिलती है, फिर 10 मिलती है, फिर 14 मिलती है, फिर 18 मिलती है, ये किसके लिए मिलती है, n=1 के लिए, ये n=2 के लिए, n=3 के लिए, n=4 के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, आप n की वैल्यू, वो कुछ भी नहीं है, वो नंबर्स हैं, वो एरोमेटिसिटी के लिए नंबर है, उन्होंने 4n+2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एरोमेटिसिटी मिलती है, 10 होते हैं तो ठीक है, उसके बाद 14, या वो मैंने बेटा छोड़ दिया था, वो पाई बॉन्ड है वहीं पे, वो है, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसके अंदर मेरे को पूरे में कंजुगेशन नहीं मिल रहा था, तो उस रिंग के अंदर कोई रेजोनेंस था नहीं, वैसे ही छोड़ दिया था, उस रिंग में ध्यान ही नहीं दे रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, उसके अंदर पूरे के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं आ रहा ना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ही बनाया, तो उसके अंदर मैंने देखा नहीं बन पा रहा उसके अंदर कंजुगेशन, सो दैट्स इट। तो क्या समझ में आ गया बेटा, पेरीफेरी के ऊपर कोशिश करोगे, पहले आप कॉमन बॉन्ड्स को हटाने की कोशिश करोगे, रेजोनेंस से ही हटाओगे। ठीक है, रेजोनेंस से हटाना है, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के बाउंड्री से हटा दिया, यहाँ पे मैंने रेजोनेंस से हटाया कि ये वाले बॉन्ड्स आपस में घूम सकते हैं, ये वाले बॉन्ड्स को आपस में घुमाया और मैंने चेंज कर दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो आप इन वाले बॉन्ड्स को अब नहीं घुमा सकते, इन वाले बॉन्ड्स को नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया। आप क्या करते हैं, अगर इस वाले को घुमा सकते हो, आप इस वाले को घुमा सकते हो, इसको भी घुमाते, तो एक और बॉन्ड इसकी पेरीफेरी में आ जाता, आंसर आपका सेम आता कि पेरीफेरी के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेटा एरोमेटिसिटी के बारे में बातें हैं। और एक मैंने क्या आपको ये बताया कि व्हेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर एरोमेटिसिटी, दे आर वेरी स्टेबल, ये पॉइंट लिखा दिया था। n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 रिंग है। नहीं, आपकी n की वैल्यू कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू आप आज से खत्म कर दो, 4n+2 के लिए आप ये समझ लो कि n की वैल्यू आपने चैप्टर शुरू होते ही n=1, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, इन सब वैल्यूज को निकाल लिया, 6 10 14 18 22 26, इनमें से, या एंड सोन। ठीक है, सोन, अगर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या दे देगा, एरोमेटिक, दैट्स इट। ठीक है, मेरे को ये चेक करना होता है कि तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये 4n+2 से बन सकता है, क्या ये 4n+2 से बन सकता है किसी भी वैल्यू के लिए, n की 1 वैल्यू, ठीक है, 2 से, तो मैंने देखा कि n की 3 वैल्यू से बन सकता है, तो ठीक है, ये एरोमेटिसिटी वाले रूल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, चलो ये हो गया। उसके बाद बेटा एक टॉपिक होता है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी की बात करनी कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। तो बेटा ऐसा देखो, कोई भी चीज अगर स्टेबलाइज होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, और कोई भी चीज अनस्टेबल होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे रेजोनेंस एनर्जी पढ़ने से पहले, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी के अंदर क्या लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए कि इफ एनी कंपाउंड और एनी स्ट्रक्चर लूजेस एनर्जी इट गेट्स स्टेबल, एंड इफ इट गेन्स एनर्जी इट गेट्स अनस्टेबल। ठीक है, इफ एनी कंपाउंड, if any compound loses energy it gets stable, and if it gains energy, if it gains energy then it unstabilizes.
इट अनस्टेबलाइजेस। ओके, फिर आती है बेटा डेफिनेशन रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो रेजोनेंस एनर्जी डेफिनेशन, द एनर्जी डिफरेंस between most stable resonating structure and the resonance hybrid। तभी बेटा नोट डाउन कर लो, फिर समझा रहा हूँ। एक बात बोली कि अगर कोई भी कंपाउंड एनर्जी लूज करता है तो स्टेबल होता है, कोई भी चीज अगर एनर्जी गेन करती है तो अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, बेंजीन की बात करते हैं कि बेंजीन का बेटा मोस्ट स्टेबल, बेंजीन के दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो इसके अंदर मोस्ट स्टेबल दोनों ही होंगे, कोई भी एक उठा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको पिक कर लिया, इसको पिक किया। ठीक है, ये हो गया इसकी इसकी मान लीजिए, और इसका हाइब्रिड क्या होगा बेटा? हाइब्रिड के अंदर ऐसे करके, तो लोगों ने इसके लिए जब एनर्जी निकाली कि बेटा CH डबल बॉन्ड की एनर्जी पता है उन्हें, C सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी पता है, इन सबको ऐड करके उन्होंने कहा कि X अमाउंट ऑफ एनर्जी, X अमाउंट ऑफ एनर्जी है, X अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मोस्ट स्टेबल RS। उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड के लिए कैलकुलेट किया, हाइब्रिड के लिए कैलकुलेट करके Y अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसके अंदर, Y अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों के अंदर अलग जो एनर्जी मिली बेटा Y माइनस एक्स, Y माइनस एक्स क्या है? रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी, या फिर x माइनस वाई लिख लो, क्योंकि x ज्यादा मिलेगा, x ज्यादा मिलेगा, x माइनस वाई रेजोनेंस एनर्जी। एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बॉन्ड्स एक ही जगह के ऊपर है, और जो हाइब्रिड दिखा रखा है उसके अंदर बोल रहा है कि बॉन्ड्स ना आपके घूम रहे हैं। होता ही है कि रेजोनेंस होने से बेटा स्टेबिलिटी आती है, ये आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिसिटी आने से और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो आप जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हो उसके अंदर अगर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर रहा होता है। ये कंपाउंड जो है C डबल बॉन्ड C, इसके अंदर भी बेटा 3 डबल बॉन्ड है, जबकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपकी एरोमेटिसिटी भी आ गई, तो इसका रेजोनेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड के अंदर ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसने ज्यादा एनर्जी लूज की होगी। तो बेटा जो एनर्जी लूज कर देता है ना रेजोनेंस आने की वजह से, कोई भी चीज रेजोनेंस आने की वजह से जो एनर्जी लूज करती है वो जो एनर्जी है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? आपका जो मोस्ट स्टेबल जो भी आपका स्ट्रक्चर आ रहा है और जो आपका हाइब्रिड आ रहा है उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, वो रेजोनेंस एनर्जी आपकी होती है। रेजोनेंस एनर्जी का कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं, सिंपल सी बात है कि आप एक बिना रेजोनेंस का स्ट्रक्चर दिखाते हो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हो, उसके अंदर हाइब्रिड से कम स्टेबिलिटी होती है, हाइब्रिड के अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखती है क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस आपका घूमता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किस चीज का फर्क है? एक ही चीज का फर्क है कि इसके अंदर आपने हाइब्रिड के अंदर रेजोनेंस दिखा रखा है कि घूम रहा है, तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल हुई होगी तो क्या हुआ होगा? पहले आपका ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा, इसने और एनर्जी लूज करी, एनर्जी लूज। ये हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने आप ही हमें पता है कि बेंजीन नेचुरली इस चीज में एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हुआ क्या होगा अगर हम ऐसा मान लें कि पहले ये किसी एनर्जी लेवल पे था, एनर्जी लेवल 1 पे था, इसने और एनर्जी लूज की, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी बेटा जब लॉस की तो ये एनर्जी लेवल 2 पे पहुंच गया। एनर्जी लेवल EL2 इज लेस देन EL1। अगर ऐसा है बेटा एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल 1 से कम है तो हमारा जो सेकंड वाला होगा वो स्टेबल होगा। हालांकि हमने ये बात किस चीज से डिराइव करी कि हमें पता है कि सेकंड वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो अगर वो मोर स्टेबल है तो वो कहीं से एनर्जी लूज करके बना होगा। वो जितनी एनर्जी लूज हुई मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड बनने तक की जितनी एनर्जी लूज हुई बेटा वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, जितनी एनर्जी रेजोनेंस, बेसिकली ये जो एनर्जी लूज हुई इसी की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो एनर्जी लूज हुई इसी की वजह से रेजोनेंस हो रहा है, या ऐसा कह लो कि रेजोनेंस होने लगा तो उसने और स्टेबिलिटी लेके एनर्जी लूज कर दी। दोनों बातें सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है।
तो ये रेजोनेंस एनर्जी होती है। कहीं पे आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होता है तो वो उस स्टेज के अंदर आया होगा, तो कहीं एनर्जी लूज करके आया होगा, तभी वो रेजोनेंस करने की कंडीशन में आया। जितनी एनर्जी उसने रेजोनेंस गेन करने के लिए निकाली है वो एनर्जी उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है जी। ओके। अरे यहाँ पे एनर्जी लॉस करके हाइब्रिड बन रहा है तो वहां पे तो और भी कम होनी चाहिए एनर्जी। हाँ, तो हाइब्रिड की एनर्जी लेवल बेटा 2 बताया मैंने, उसको कम बताया ना। एनर्जी लेवल 2 इज लेस देन एनर्जी लेवल 1, ये लिख रखा। ओके सर। ठीक है। रेजोनेंस हो गया। उसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है टोटोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। मे भी मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि वो लास्ट में ही पढ़ाते हैं, उसके अंदर एक दो बातें और रहते हैं, बॉन्ड वगैरह घुमाने पड़ते हैं। टोटोमेरिज्म इज ए काइंड ऑफ बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है टोटोमेरिज्म, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। टोटोमेरिज्म की बात करें कि टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म is a special kind of is a special kind of isomerism is a special kind of isomerism in which both functional groups are present in dynamic equilibrium। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझाता हूं इस बात का मतलब टोटोमेरिज्म कैसे आप लोग पहचानेंगे। ओके, नोटेड। यस सर। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि ये आपके सामने ए और बी मैंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं, आर दे फंक्शनल आइसोमर्स? क्या ये फंक्शनल आइसोमर हैं? सर बी है। बी ए और बी आपस में फंक्शनल आइसोमर है? यस सर है। किसने बोला है? सर एक जगह कीटोन लगा है, एक जगह वो लगा है, OH लगा है। ठीक है, और क्या देखा आपने इस चीज के लिए? सिर्फ इतना देखा कि एक जगह कीटोन लगा है, दूसरी जगह अल्कोहल लगा है, तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर बोला है, फंक्शनल आइसोमर बेटा, फंक्शनल आइसोमर की दो कंडीशन होती है। फंक्शनल आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तब। अगर सिर्फ इतना है तो इसका तो बेटा एक केस ये भी हो सकता है कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और यहीं पे CH3 CH डबल बॉन्ड COH और CH3। तो यहाँ भी बेटा, यहाँ पे कीटोन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे अल्कोहल। तो क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे? बोलो शैली। नो सर। तो क्या देखना है पहले? सबसे पहले अगर कहीं भी आइसोमर बोल रहे हैं तो आइसोमर चेक करने के लिए सबसे पहले तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। सबसे पहले उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। हो सकता है कि अगर वो नहीं होंगे तो आप वहीं पे चेक कर लोगे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए का कोई मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए। C3H6 C3H6 आगे O। ओ। ठीक है, बी का
सर बी का भी यही है। बी का भी यही है, ठीक है। C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब क्या देखेंगे, क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? इसके अंदर क्या है बेटा, कीटोन है, और इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, इसके अंदर अल्कोहल है। मैंने जब आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया होगा तब बोला भी होगा कि कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ये हो गया, तो ठीक है, ये दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया और मार्केट से ए खरीद लाया, जो कीटोन वाला है ना, इसका नाम बेटा एसीटोन होता है इस कंपाउंड का। तो मैं मार्केट गया और मार्केट से क्या किया, ए खरीद लाया, मार्केट गया, मार्केट से ए खरीद के लाया, एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। एक कंटेनर में डाला और चला गया थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए मैं आफ्टर 1 आवर में वापस आया, मैंने देखा कि मेरे इस सॉल्यूशन के अंदर ए के साथ साथ बेटा बी भी प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। और मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि ए इज डिक्रीजिंग एंड बी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं आया, फिर से मैं चला गया कि ठीक है जो हो रहा है देखा जाएगा। आफ्टर 1.5 आवर्स मैंने क्या पाया बेटा कि ए प्लस बी इज प्रेजेंट, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा इस सिचुएशन के अंदर, क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा होगा? एनी गेसेस? इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है कि ये वाला कंपाउंड जो है एसीटोन कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ये केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। आप जो है बाजार से ए लेके आए थे, लेकिन वो आपने कंटेनर में रखा, वो अपने आप बी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। बेटा जब ये बी में कन्वर्ट होएगा तो हर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम तो आता है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको। तो थोड़ी देर बाद जब आप आए थे तो पहली बार आपने देखा कि ए से बी बनना शुरू हो चुका है। उसके बाद जब आप आए तो आपने देखा कि जितना बी बनना था बन चुका, और अब ए और बी की अमाउंट कांस्टेंट हो गई। बेटा जब इनकी अमाउंट कांस्टेंट हो गई और इक्विलिब्रियम में आ गए, this process of existing in dynamic equilibrium is called tautomerism, क्या समझ पा रहे हो बच्चों टोटोमेरिज्म क्या है? यस और नो? सर आपने प्रोसेस ऑफ के बाद क्या लिखा है? This process of existing बेटा, existing is this process of existing in this process of यस existence लिख लो, existence की है, और नीचे लिख लो of functional isomers in dynamic equilibrium is called tautomerism। आप कोई भी कोई फंक्शनल आइसोमर लेके आते हो, वो थोड़ी देर बाद दूसरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऐसा होना क्या कहलाता है? टोटोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। बोलो क्या क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, तब मैं आपसे, अच्छा टोटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि 2 लोग टोटोमेरिज्म कर सकते, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? बोलो, 2 लोग टोटोमेरिज्म शो कर सके, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर फंक्शनल आइसोमर होना चाहिए। बस 2 लोग फंक्शनल आइसोमर होने चाहिए, वो लोग टोटोमेरिज्म शो कर सकते। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटोमेरिज्म। और बेटा जो ये अभी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये जो बी कंपाउंड है इसको इनोल बोलते हैं, इसको इनोल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इन का और ओल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको इनोल बोलते हैं। और इस वाले बेटा टोटोमेरिज्म को बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। दिस इज मोस्ट
प्लीज आस्क क्वेश्चन इन टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के अंदर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की ज्यादातर बात की जाती है। ठीक है, तो आपको अलग अलग कीटोन इनोल दे देंगे, पूछेंगे कि क्या वो टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर एक मैं आपसे पूछूं कि ऑब्वियसली कीटो इनोल तो आप लोग पहचान ही लोगे अब, तो और भी कई सिस्टम्स होते हैं जहां पे आपको टोटोमेरिज्म मिल सकता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको चेक करना है। CH3CH2N double bond O and CH3CH double bond N OH, और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एज इट इज। ठीक है, बी। नाइट्रो एस नाइट्रो। बताइए, मल्टीपल चॉइस आंसर है? नहीं, मल्टीपल चॉइस तो क्या, ऑल ऑफ दिस लिख दिया। तो बताइए किस किस के अंदर टोटोमेरिज्म शो हो सकता है या हो रहा है? Which of the following shows tautomerism? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कोई मतलब सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल से आप सबको चेक ही करना है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स को, सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग चेक कर लोगे कि क्या ये लोग फंक्शनल आइसोमर है। अगर फंक्शनल आइसोमर है तो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। मैंने ये लिखे हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं ही। ठीक है, सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं, अलग अलग फंक्शनल। ऑल ऑफ हाँ, ऑल ऑफ दीज आंसर से आपको इसके अंदर सिर्फ यही चेक करना है कि कौन से फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या सबको क्लियर है कि इसके अंदर क्या देखना होता है? यस सर। ठीक है, अब बेटा एक चीज है कि आपके पास अगर ए से बेटा कोई बी कंपाउंड बन रहा होता है, ठीक है, इनका आपके पास कोफिशिएंट ऑब्वियसली 1 है, तो इसका के इक्विलिब्रियम आप क्या लिखते हो? बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन, या इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर इन टॉटोमेरिज्म, इन टॉटोमेरिज्म मैंने कह दिया बेटा फंक्शनल आइसोमर 1 डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अब फंक्शनल आइसोमर 2 के साथ। तो अगर बेटा मैं कहता हूं इफ के इक्विलिब्रियम इज मोर देन 1, तो बेटा कौन सा ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम के ऊपर किसका अमाउंट ज्यादा होगा? सब बी ज्यादा होगा फिर। बी ज्यादा होगा। फंक्शनल आइसोमर 2 क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बेटा के इक्विलिब्रियम जो है वो आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सीधी बात, विच इज मोर देन 1। तो इसके अंदर आप क्या करो, पी बाई आर मोर देन 1, तो पी इज मोर देन आर। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बोलते हैं के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, ठीक है, तो Fi2 इज मोर देन Fi1 एट द रेट इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है, अगर ये होगा तो बेटा कौन सा ज्यादा होगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, सर आर। रिएक्टेंट विल बी मोर, यानी कि Fi1 इज मोर देन Fi2 एट इक्विलिब्रियम। और अगर के इक्विलिब्रियम 1 हो तो क्या होगा? सर दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल, इफ के इक्विलिब्रियम इज 1, बोथ Fi1 and 2 are equal at equilibrium। ठीक है, ओके, एक ये बात हो गई। अच्छा बेटा, अगर कोई भी चीज अगर इफ समथिंग इज डूइंग रिएक्शन, इफ समथिंग इज रिएक्टिंग टू फॉर्म another thing, then reactant is unstable and product is stable। ठीक है, प्रोडक्ट होगा स्टेबल। तो अगर आपके पास कीटोन है और इनोल है, दो फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि कीटोन जो भी बना रखा है दैट इज अनस्टेबल देन इनोल, ठीक है, और ये कंटेनर के अंदर लाई कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर कीटोन भी है एंड इनोल भी है, whose concentration will increase। बताइए किसकी? इनोल की बढ़ेगी। ठीक है, क्या बाकी लोगों को समझ में आता है कि इनोल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलिए सब लोग, खत्म है बस चैप्टर। देखो बेटा, अनस्टेबल चीज से स्टेबल चीज बनना चाहेगी, अनस्टेबल चीज से स्टेबल चीज बनना चाहेगी, तो यहाँ पे हमारा इनोल स्टेबल है। अगर इनोल स्टेबल है तो कीटोन इनोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कहां तक कन्वर्ट होएगा? जहां के इक्विलिब्रियम इक्वल 1 मिल जाए उसको। ठीक है, के इक्विलिब्रियम इक्वल 1 मिल जाए, अगर ऐसा होगा तो अगर के इक्विलिब्रियम अगर 1 से कम होगा तो रिएक्शन हमारी कौन सी मिल रही है? रिएक्शन मुझे ये मिलनी है कि इन कीटोन से इनोल बनना है। ठीक है, इफ अच्छा के इक्विलिब्रियम जो भी क्यू अगर आपका के इक्विलिब्रियम से कम है तो ये बनना शुरू हो जाएगा। अगर क्यू इक्वल के हो चुका है, के इक्विलिब्रियम से कम नहीं, वो गलत बोला, क्यू अगर के इक्विलिब्रियम से कम है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं है, पहले से ही स्टेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, ये लोग पहले अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, देन नो चेंज। ओके, ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। मतलब ये कांसेप्ट बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम का है। क्या क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है।